तो रीडिंग विद रॉबिन्स में हम लोग आज हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रॉबिन्स में हार्ट में क्या लिखता है कि ह्यूमन हार्ट इज ए रिमार्केबल efficient, durable and reliable pump propelling more than 7,500 लीटर। मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो मतलब बहुत ही एफिशिएंट मशीन है। कंसीडर आवर हार्ट एज ए मशीन, ठीक है। तो हमारा हार्ट इतना एफिशिएंट मशीन है कि वो 7,500 लीटर ऑफ ब्लड को ड्यूरेबली और एफिशिएंटली हमारे बॉडी के हर एक सर्कुलेशन तक पहुंचा रहा है हर एक दिन। मतलब कि हम लोग इसे घर में मोटर लगाते हैं ताकि हमारा पानी ऊपर पहुंच पाए, ठीक है। तो एक इंसान एक घर में 200 लीटर 300 लीटर का ही आपका मोटर लगता है पर डे, लेकिन हमारा हार्ट एक एकलौता ऐसा पंप है और एकलौता इतना एफिशिएंट पंप है जिसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होता है। इसको कोई ऐसा आपको कुछ बाहर से खिलाना भी नहीं है, इसको आपको कुछ पिलाना भी नहीं है। ये बस आपको सांस लेना है। आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 7,500 लीटर ऑफ ब्लड पर डे देता है एंड ये 40 मिलियन टाइम्स पर ईयर बीट करता है, ठीक है। ये आपको ऑक्सीजनेशन यानी कि आपको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है आपके टिश्यू में न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है और आपका टिश्यू का जो वेस्ट है उसको भी बाहर निकालने में मदद कर रहा है। अगर आप बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब हमारा जो बेबी होता है, बेबी में 8 वीक ऑफ गेस्टेशन में हमारा हार्ट फुल्ली मैच्योर हो जाता है। अगर हम बात करें विदाउट वेस्कुलर सप्लाई, हमारा जो बेबी है उसका डेथ इनएविटेबल है। अगर लैक्टेशन में मदर ने कोई ऐसा ड्रग लिया या फिर कुछ ऐसा जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है जिसके कारण से 8 वीक ऑफ गेस्टेशन में हमारा जो हार्ट है वो डेवलप नहीं हुआ, तो वो बेबी का डिमाइस इनएविटेबल है। जब हार्ट फेल होता है पोस्टनेटली, मतलब कि अगर बेबी का बर्थ होने के बाद अगर हार्ट फेल होता है तब भी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, ये सब इसी में आता है। यानी ये वर्ल्ड वाइड मॉर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हार्ट और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट जो होता है, अगर फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, तो फीमेल में हार्ट का वेट होता है कि 250 to 320 ग्राम एंड मेल में बात करेंगे कि 300 to 360 ग्राम, मतलब कि अराउंड 300 ग्राम का हार्ट होता है हमारा, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है वो अराउंड 300 ग्राम का होता है। उसके बाद एक बहुत फेमस चीज़ है कि हम लोग जैसे 150 से याद रखते कि हमारा स्प्लीन का वेट है 150 ग्राम। ऐसे 150 या फिर 15 वाला नंबर इज़ वेरी कॉमन इन आवर बहुत सारा बॉडी का वेट है जो कि 15 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। सिमिलरली हार्ट में आपका मतलब 2 साइडेड में डिवाइड होता है, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। इसलिए बस उसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, यानी कि 300 ग्राम। राइट साइड का 150, लेफ्ट साइड का 150, जस्ट एक सीखने के पर्पज़ से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हार्ट का वेट बढ़ जाता है, मतलब कि हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स का जो है उसका साइज़ इंक्रीज होना है, हाइपरट्रॉफी होता है। और हाइपरप्लेजिया होता है मतलब नंबर बढ़ जाना, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाना। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज़ बढ़ जाना और हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर बढ़ जाना, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट हमको ये दिखाता है कि कुछ कॉम्पेंसेटरी चेंजेस हो रहे हैं इन रेस्पॉन्स टू वॉल्यूम और प्रेशर और ओवरलोड। मतलब अगर किसी इंसान का वॉल्यूम बढ़ गया या फिर किसी इंसान का प्रेशर बढ़ गया तो जो हार्ट है उसको अपना वो साइज़ बढ़ा देते हैं सेल्स का, जिसको बोलते हैं कार्डिक रीमॉडलिंग। यही है कार्डिक रीमॉडलिंग एंड इसको ऑल्सो बोला जाता है कार्डियोमेगली, ठीक है। ये फिजिकली हाइपरटेंशन एंड या फिर बहुत टाइम से क्रॉनिक हाइपरटेंशन पेशेंट्स में ये पाए जाते हैं। ना हम बात करेंगे मायोकार्डियम का। हमारा जो हार्ट है, हार्ट में बेसिकली तीन तीन अलग अलग मसल होता है
तो बीच वाला मसल होता है, जैसे मोटा मसल होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। तो बाहर वाला होता है वो पेरिकार्डियम और अंदर वाला होता है एंडोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम जो होता है, हाँ, मायोकार्डियम बेसिकली हमारा हार्ट का सबसे मोटा वाला मसल है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। ठीक है, अब जो होता है मायोकार्डियम अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगा उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्सेशन करेगा उसको बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल मतलब वो होता है जबकि हार्ट हमारा पंप करता है, और डायस्टोल यानी कि जो हार्ट का फीलिंग वाला जो हार्ट फील होता है ना, तो उस टाइम को बोलते हैं डायस्टोल। लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोसाइट जो होता है वो ऐसे स्पाइरली अरेंज होता है सरकम फेरेंशियल ओरिएंटेशन में, ताकि वो विगुलस कंट्रक्शन को जनरेट कर पाए। ठीक है, एंड इट इज़ अरेंज इन दी फ्रॉम दी एपेक्स टू बेस। आपको पता ही होगा कि अपेक्स हमारा हार्ट का ये होता है एंड बेस हमारा हार्ट का ये होता है। तो जो हमारा जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, उसमें हमारा हार्ट का किस तरह से अरेंज होगा। अगर ये हमारा हार्ट है, ये हमारा एपेक्स है और ये हमारा मायोकार्डियम है, तो इस तरह से अरेंज होगा हमारे लेफ्ट साइड में। इसमें देख सकते हो, ये तो पहला पॉइंट है कि ये स्पाइरली होगा, एंड दूसरा पॉइंट है कि ये सर्कमफ्रेंस में आपका अरेंज होगा। ठीक है, एंड अगर क्यू होगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारा लंग्स से, और ये जो वेंट्रिकल से ये वाया आयोटा हमारा पूरा ऑल ओवर दी बॉडी में पहुंचाएगा, ऑल ओवर दी बॉडी में पहुंचाएगा वाया आयोटा। ठीक है, तो अगर वो हमारा ऑल ओवर दी बॉडी में पहुंचा रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली उसको मतलब ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा ताकि वो ऑल ओवर दी बॉडी में पहुंचा पाए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो हमारा जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम सेल को बोलते हैं मायोसाइट्स, वो आपका पेरिफेरली होगा और स्पाइरली अरेंज होगा। ठीक है, ताकि वो एक रोबस्ट कॉन्ट्रैक्शन दे पाए। लेकिन राइट वेंट्रिकुलर को बस अपना लंग्स तक पहुंचाना है, इसलिए उसमें इतना कुछ ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट नहीं होगा, लेस स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि उनको लेस रोबस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स चाहिए। ठीक है, एंड ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स कैसे आता है, हमारा जो मसल है उसको बोलते हैं सार्कोमियर बेसिकली दी यूनिट्स ऑफ मसल। तो सार्कोमियर को शॉर्टनिंग से विद इन दी पैरेलल मायोफिब्रिल्स ये पॉसिबल होता है। ठीक है, और थ्रू द हार्ट इज़ प्राइमरीली ए पम्प। हार्ट भले ही एक प्राइमरीली पंप है, लेकिन वो कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स भी रिलीज करता है। एंडोक्राइन मतलब होता है जो कि डायरेक्टली हमारा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है, जैसे कि एट्रियल कार्डियोमायोसाइट जो होता है, मतलब एट्रियम का जो कार्डियोमायोसाइट होता है उसका उसमें साइटोप्लाज्मिक स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होता है, जिसमें एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होता है, एंड वेंट्रिकुलर मायोसाइट में बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होता है। ये दोनों ही आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है स्ट्रेस में। मतलब कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ पानी आ गया, तो ये दोनों रिलीज़ होकर पहले तो वेसोडाइलेशन करेगा, एंड रिनल में बेसिकली स्टिमुलेट करेगा कि वाटर और सॉल्ट का जो है एलिमिनेशन करते। ये अगर वाटर और सॉल्ट का एलिमिनेशन से क्या होगा, वाटर एंड सॉल्ट का एलिमिनेशन से हमारा सोडियम डिक्रीज़ होगा, हमारा वाटर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सोडियम डिक्रीज़ होगा, हमारा वाटर डिक्रीज़ होगा, तो जो हमारा ब्लड में या फिर हमारा जो बॉडी में जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हार्ट में स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस पहले कौन सा हार्ट का चैम्बर में होगा बताइए। 4 चैम्बर है, हमारा सिस्टमिक वीना केवा एंड हमारा सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा से ब्लड हमारा कहाँ पे आएगा, एट्रियम में आएगा। तो हमारा एट्रियम में होता है हमारा क्या, बोलिए, हमारा एंड हमारा क्या होता है, हमारा होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होता है। ठीक है, एट्रियम में नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होता है, वेंट्रिकल में हुआ तो वो बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होता है, जो कि स्ट्रेस में रिलीज होता है। कमिंग टू वेल्व्स, अभी आपको पता होगा कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ कार्डियक वेल्व होता है। एक होता है हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व,
एक होता है पल्मोनरी वेल्व, एक होता है मिट्रल वेल्व एंड एक होता है एओर्टिक वेल्व। ये सब वेल्व का काम क्या होता है कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो ना हो मतलब यूनिडायरेक्शनल ब्लड मेंटेन हो पाए, ठीक है। अब जो वेल्व का फंक्शन है वो डिपेंड करता है मोबिलिटी, लाइबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में, ठीक है। तीन चीज़ें डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने, एक बोला मोबिलिटी, एक बोला प्लाएबिलिटी एंड एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द लिफलेट ऑफ द एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व या फिर हम सेमिलुनर वेल्व। एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व मतलब जो कि एट्रिया वेंट्रिकुलर के बीच में होता है, और सेमिलुनर वेल्व का मतलब क्या होता है जो कि अपना मेजर वेसल्स में होता है, एयोटा हो गया या फिर अपना पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अब लिफलेट क्या होता है, अगर ये जो वेल्व है, ये वेल्व का जो एक एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिफलेट, ठीक है। जैसे ट्राइकास्पिड वेल्व में 3 पार्ट होता है इस तरह से, तो उसका 3 लिफलेट होता है। एंड सेमिलुनर वेल्व है उसमें भी 3 होता है, और जब द मिट्रल वेल्व है उसमें 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं ये जो एक एक पार्ट है ना, इसको बोलते हैं लिफलेट्स। हम जो फंक्शन ऑफ द सेमिलुनर वेल्व में वो डिपेंड करता है कि इंटीग्रिटी एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द कस्पल अटैचमेंट, ठीक है। अब ये जो सेमिलुनर वेल्व है, लाइक ये आपका रूट ऑफ द एओर्टा हो गया, एंड यहाँ पे अपना बाइकस्पिड वेल्व पे ट्राइकस्पिड पे जो लिफलेट है ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन होगा ये डिपेंड करेगा कि इसका अटैचमेंट के ऊपर। अगर ये एओर्टिक रूट हमारा डायलिटेशन हो गया, अगर अपना एओर्टिक रूट का डायलिटेशन हो गया, अगर एओर्टिक रूट पहले ऐसे था तो ऐसे 3 लिफलेट मिलके ऐसे ऐसे ब्लॉक करते थे, ठीक है। ऐसे करके 3 लिफलेट मिलके ऐसे करके ब्लॉक करते थे। अगर ये डायलेट हो गया, मान लीजिए कि ऐसा एओर्टिक रूट ऐसे डायलेट हो गया, अगर इतना बड़ा हो गया, तो ये जो 3 लिफलेट है ये मिलके ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, ये मिलके ऑब्वियसली ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्पेस है यहाँ से ब्लड का रिगर्जिटेशन हो जाएगा, या फिर ब्लड का क्या हो जाएगा, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट द competency of the atrioventricular valve depend on the proper function not only the leaflet but also the tendinous cord and attached pulmonary papillary muscle, तो papillary muscle and the tendinous cord, जैसे कि अपना इसको क्या कॉर्डा टेंडन ही हो गया, जो कि अपना वेंट्रिकल से बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड एंट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व में बेसिकली लगा रहता है, जो कि इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। फिर अपना पेपिलरी मसल हो गया जो कि वेंट्रिकल्स में होता है, तो ये बेसिकली हमारा ऐसा बैक फ्लो नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब मसल्स में, ये टेंडिनस कॉर्ड में, ये सब में भी डिपेंड करता है, जो कि वेंट्रिकुलर वॉल में होते हैं। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन, रप्चर्ड कॉर्ड और पेपिलरी डिसफंक्शन, इन सब से बेसिकली क्या होगा, मिट्रल बल्ब क्लोजर नहीं होगा, जिसके लिए वेल्वुलर इंसफिशिएंसी हो जाएगा। वेल्वुलर इंसफिशिएंसी मतलब कि वेल्व का इंसफिशिएंसी। वेल्वुलर इंसफिशिएंसी हमारा क्यों हो रहा है, वेल्वुलर इंसफिशिएंसी हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में डायलेशन हुआ, जिसके लिए क्या हुआ, रप्चर्ड कॉर्ड और पेपिलरी, इन सब से लेफ्ट कॉर्ड पल्मोनरी मसल डिसफंक्शन, सबसे मिट्रल बल्ब क्लोजर होने में प्रॉब्लम हुआ, जिसके लिए पेल्पुलर इंसफिशिएंसी हो गया। कार्डियक बल्ब आर लाइन बाय एंडोथेलियम एंड शेयर सिमिलर ट्रायक्लियर एग्रीकल्चर, जो आर्किटेक्चर जो कार्डियक बल्ब होता है, इसमें बेसिकली अपना एक जो ऊपर में एक लेयर होता है जो कि अपना आउटफ्लो के साइड होता है, मतलब यहाँ से अगर ब्लड निकलेगा तो दिस इज आउटफ्लो, मतलब ऊपर के साइड में एक फाइब्रोसा लेयर होता है, ठीक है। फाइब्रोसा लेयर होता है, बीच में एक आपका होगा क्या, स्पॉन्ज की तरह लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्पॉन्जियोसा लेयर, इस साइड में होगा एक इलास्टिन लेयर, ठीक है। इलास्टिन लेयर या फिर वेंट्रिकुलर और एट्रियल लेयर, जिसको बेसिकली रिकॉइल से बचाता है, ठीक है। इन 3 लेयर होता है इसमें आपका एक वेल्व में, ठीक है। ये बेसिकली मैंने वेल्व का आर्किटेक्चर बोला है आपको। अब बिकॉज ये इतना थिन होता है, इनमें जो नरिशमेंट होता है वो बेसिकली डिफ्यूजन से हो जाता है, डिफ्यूजन जो ब्लड से हो जाता है। एंड वो जो
उसमें उसमें उसका जो ब्लड वेसल होता है वो बेसिकली बहुत लिमिटेड ब्लड वेसल होता है, जो कि बस प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द बेल्ब तक जाता है। अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको ये बेल्ब के बारे में। बेल्ब्स का जो आपका इनमें ABO और हिस्टोकम्पेटिबिलिटी एंटीजेंस नहीं होता है, हैंस इसमें अगर आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे किसी को तो बेसिकली उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें सा ABO इनकम्पेटिबिलिटी या फिर हिस्टो कम्पेटिबिलिटी वगैरह ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट इज वो कंडक्शन सिस्टम। अभी हमारा जो हम हार्ट का मसल देख लिया, हमने हार्ट का वेल्व देख लिया। अभी हार्ट में अगर हमारा स्टिमुलेशन तो आना पड़ेगा कहीं से, जिस स्टिमुलेशन के कारण हार्ट का कंडक्शन हो रहा है। और ये जो कंडक्शन है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिस कंडक्शन शुड बी कोऑर्डिनेटेड कंडक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। एंड ये बेसिकली डिपेंड करता है इनिशिएशन में, एंड उसका रैपिड प्रोग्रेशन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इनिशिएशन तो हो गया इसका लेकिन रैपिड प्रोग्रेशन नहीं होगा, लाइक देयर इज सम हार्ट ब्लॉक देन इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, या फिर उसमें कंडक्शन ही नहीं हुआ हार्ट का तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो सबको दोनों चीज़ आपका साइमल्टेनियसली इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन होना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसमें ऑल्सो कि कैसे एकम्प्लाइज होता है कि कुछ कुछ हार्ट का सेल होता है, कुछ हार्ट का सेल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड मायोसाइट्स बोलते हैं। मतलब कि व्हाट इज एस ए नोड, व्हाट इज ए बी नोड। एस ए नोड हो गया या फिर ए बी नोड हो गया, दे आर नथिंग बट दे आर स्पेशलाइज्ड मायोसाइट्स। मायोसाइट्स मतलब हार्ट के सेल, स्पेशलाइज्ड हार्ट सेल मतलब वो मॉडिफाइड हो जाते हैं एंड वो ऐसा कंडक्शन या फिर वो इम्पल्स जनरेशन करने लगते हैं। ठीक है, उसके इम्पल्स जनरेशन का अलग है, उसका लो स्लोप से उसका इम्पल्स जनरेशन होता है जो कि आपको फिजियो में है। ठीक है, अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना इम्पल्स जनरेशन करेगा वो बेसिकली डिपेंड करता है न्यूरोनल आउटपुट पे। जैसे कि वेगस स्टिमुलेशन, अगर वेगस स्टिमुलेशन होगा तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट आपका ओबियसली फॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होगा तो आपका हार्ट रेट राइज हो जाएगा, या फिर आपको कुछ हाइपोक्सिया हो गया तो ऑफकोर्स उसमें आपका जो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आएंगे एंड हार्ट रेट आपका राइज हो जाएगा। इस तरह से पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया, हाइपरकैलेमिया हो गया तो ब्लॉक हो जाएगा, तो हार्ट रेट आपका स्लो हो जाएगा। इस हैंस वेरियस न्यूरल इनपुट्स भी इसमें डिपेंड करता है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टिमुलस। अब कंपोनेंट बात करते हैं कंडक्टिव सिस्टम का, एक होता है एस ए नोड, एक होता है ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड राइट एंड ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट डिविजन ऑफ द परकिंस फाइबर्स। ठीक है, ऐसे नोट जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से वो इम्पल्स जनरेट कर पाता है, हैंस इट इज़ नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। बेसिकली ये नियर द सुपीरियर वीना कावा होता है। ठीक है, ए बी नोट बेसिकली आपका इंटर एट्रियल सेप्टम से होता है एंड राइट लोअर पार्ट बंडल ऑफ हिस बेसिकली होता है जो कनेक्ट करता है राइट एट्रियम को विद द वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच जो होता है वो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकुलर में जाके या तो फैल जाते हैं इनटू परकिंसन नेटवर्क, जिसको पूरा थ्रू आउट द वेंट्रिकल वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब जो सेल होते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का वो डिपोलराइज करता है स्पॉन्टेनियसली और पोटेंशियली एनेबल ऑल ऑफ देम टू फंक्शन एज द कार्डियक पेसमेकर। इसे जितना भी सेल के बारे में पढ़ा है ऑल ऑफ देम could be the cardiac pacemaker, but because the depolarization है spontaneous depolarization सबसे ज़्यादा ऐसे नोट में होता है, hence it is known as this pacemaker। जिसमें भी सबसे ज़्यादा डिपोलराइज कर पाएगा वो पेस मेकर बन जाएगा और फिर वो बाकी सेल को कमांड करेगा। ठीक है, लाइक अगर हमारा ऐसे नोट डिसफंक्शन हो जाता है देन कोई और सेल आ जाएगा जो कि पेस मेकर का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि हाँ हमारा जो ए बी नोड होता है, ए बी नोड एक गेट कीपर का काम करता है। ए बी नोड में दो चीज़ होता है कि इसका सेल साइज छोटा होता है एंड इसमें जो गैप जंक्शन होता है वो कम होता है, जिसके कारण जो ऐसे नोड से इतना
ऐसे नोड से जो सिग्नल आया उसको थोड़ा डिले कर देगा ए बी नोड, जिसके लिए अपना एट्रियम के बाद वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये ए बी नोड अगर हमारा ए बी नोड क्या अगर हमारा ए बी नोड डिले नहीं करता है अगर हमारा ए बी नोड ऐसे डिले नहीं करता है तो हमारा एट्रिया एंड वेंट्रिकल will contract simultaneously. Okay, now coming to the blood supply में हमारा जो कार्डियक मायोसाइट होता है, अभी हार्ट ब्लड सप्लाई मतलब हार्ट का ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा जो कार्डियक मायोसाइट्स होता है वो बेसिकली एक्सक्लूसिवली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर रिलाई करता है, एंड उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जितना ज़्यादा हाई माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी उतना ज़्यादा डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। आप देखो, आप बोलो कि ये तो हार्ट है, इसमें ऑब्वियसली ब्लड तो रहता ही होगा, देन व्हाई डू दे नीड सेपरेट ब्लड वेसल फॉर देयर लाइक सर्कुलेशन और फॉर देयर nourishment and for their respiration or their oxidative phosphorylation. Now the core reason of this is कि yes वो हमेशा ब्लड में वो डूबे हुए रहते हैं, बट वो जो ब्लड होता है वो सिर्फ एंडोकार्डियम को ही अच्छे से सप्लाई कर पाएगा। बट द मायोकार्डियम इज वेरी थिक मसल एंड ऑफ कोर्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द हार्ट, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, तो वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, है ना। बट उसके लिए हमको एक अलग सा सर्कुलेशन होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि मायोकार्डियम को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक है। उसमें हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो मेनली हमारे लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी से होता है, एंड बाकी सब जो होता है इंटर कोरोनरी एनास्टोमोसिस होता है, तो कि अलग अलग पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम occurs ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब कि ब्लड फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब ब्लड फ्लो कब होता है मायोकार्डियम में, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जबकि एओर्टिक वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और जो माइक्रो सर्कुलेशन है इज नॉट कॉम्प्रेस पे कार्डियक सर्कुलेशन, कार्डियक कंट्रक्शन, मतलब जो कार्डियक कंट्रक्शन होता है तब ये जो छोटे छोटे माइक्रो सर्कुलेशन होता है ये कॉम्प्रेस हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाई blood flow occurs during ventricular diastole, because when there is ventricular systole, the microcirculation should be compressed by the cardiac contraction. So at rest approximately 2/3 of the cardiac cycle with तो वो बेसिकली ऑक्सीजन का न्यूट्रिशन को डिलीवर करेगा। जैसे ट्रिकी कार्डिया होता है तो बेसिकली पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज कार्डियक परफ्यूजन होता है। That is an interesting concept, cardiac regeneration. What is cardiac regeneration? अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा in our world the myocardial infarction is one of the major cause of death. What is myocardial infarction? Myocardial infarction basically हार्ट का मसल को ब्लड नहीं मिलता है, वो डेड हो जाता है, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, एंड इट लीड टू द हार्ट फेलियर। नाउ इट्स अ वेरी like brainstorming thing. What if we just replace the damaged heart muscle? तब तो हार्ट फेलियर नहीं होगा एंड ए मेजर प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम बहुत सारे पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। हमारा जो जेब्रा फिश हो गया, फिर मेटाजोन्स जो जेब्रा फिश न्यूट्स हो गए, न्यूट्स जैसे हो गया, उसमें मायोकार्डिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रीजनरेशन कर पाता है, लेकिन मेमल्स में बहुत लो है, ठीक है। मेमल्स में इतना लो है कि 1% ऑफ द कार्डियक मायोसाइट्स टर्नेबल है 1 साल में। अब इंक्रीजिंग एविडेंस तो ये है कि मायोसाइट प्रोलिफरेशन जो होता है वो हमने माइस में ऑगमेंटेड किया है, मतलब कि
माइस में हमने अभी कुछ कुछ ऐसा जीन्स डाल दिया है, हमने कुछ कुछ ऐसा चीज़ें डाल दी है जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि कार्डियक मायोसाइट जो है वो उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, लेकिन उसका हमने अभी तक ह्यूमंस में हमने नहीं देखा है, बिकॉज उससे अभी तक हमने इसमें नहीं देखा है। एंड अगर ये चीज़ पॉसिबल हुआ देन इट विल बी वेरी गुड थिंग, इट विल सॉल्व अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि हम लोग जो एक्स पीपो यानी कि आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि जो इम्प्लांटेड कार्डियक मायोसाइट्स है उसका जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो उतना अच्छा नहीं है कि वो हमको लाइक कॉन्ट्रैक्ट करके दे जो हमको रिक्वायर्ड है। तो उतना इंटीग्रेशन से एक तो हमारा ये होगा कि कंडक्टिव पाथवे में भी इतना अच्छे से बैठ नहीं रहा है, एंड फिर वो बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस एरिथमिया का फोकस में आ जाएगा, इट विल कॉजेज एरिथमिया। मोर ओवर वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम लोग जो स्टेम सेल है उस स्टेम सेल को इंसान के अंदर डाल दे, एंड उससे उसको हम लोग फिर वो जैसे स्टेम सेल वो फर्दर डेवलप होगा इन फ्यूचर, तब वो बेसिकली ए मेच्योर मायोसाइट बना देगा। बट वो भी हमारा उतना एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि उतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन हार्ट। जैसे जैसे हमारा हाई इनकम कंट्रीज़ में जैसे जैसे लोग ओल्डर होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते जा रहा है। हार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, साइज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी, अगर मैं बोलो कैविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, कैविटी इज डिफरेंट देन द मसल। If cavity is decreasing means the muscle is increasing. Here it is mentioned the size of the left ventricular cavity, particularly in the uh, apex to base dimension is reduced in later life। मतलब क्या है कि हम जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी है वो रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम दी बेस टू एपेक्स। दिस प्रॉब्लम इज change this problem is due to the this problem change is due to the systemic hypertension as the basal ventricular septum protrude to the left ventricular outflow tract, the sigmoid septum। मतलब कि जो हमारा जैसे कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर है एंड दिस इज द आउटफ्लो ट्रैक, इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन हो रहा है जिसके लिए जो इनको जो है अपना कार्डियक मायोसाइट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट मोर, हैज़ टू जनरेट मोर फोर्स, है ना। तो इसके लिए उनको मोर फोर्स के लिए उसका जो मसल है मायोसाइट वो हाइपरट्रॉफी हो रहा है उसमें। एक तो कैविटी कम रहा है, उसका जो आउटफ्लो है उसमें आउटफ्लो के ऊपर भी ऐसा बढ़ जा रहा है, तो इसलिए मेकिंग सिग्मॉइड सेफ। इसका जो वाल है आउटफ्लो के आगे का जो वाल है वो इस तरह से एस की तरह बढ़ रहा है, इट इज़ मेकिंग द सिग्मॉइड सेल। तो व्हाट रॉबिन्स इज ट्राइंग टू से हेयर, if you read it here and this thing is known as cardiac remodeling, ठीक है। by systemic hypertension as the basal ventricular septum protruded into the left ventricular outflow tract। मतलब कि जो बेसल वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो दो वेंट्रिकुल का अलग कर रहे हैं, जैसे कि दिस इज द वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि दो वेंट्रिकुल का अलग कर रहे हैं, वो इस तरह से प्रोट्रूड हो रहा है, एक तरह से पूरा का पूरा हाइपरट्रॉफी हो रहा है नियर दी वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। तो इस तरह से एस की तरह दिख रहा है ना, हैंस इज नोन एज द सिग्मॉइड सेप्टम। ये जो सेप्टम है वो सिग्मॉइड टाइप का हो गया, इसलिए एस शेप्ड हो गया। Compared with the younger myocardium, the elderly heart typically has fewer myocytes due to the degenerative attrition। मतलब कि उसमें एक तो मायोसाइट कम रहा है। आप बोलोगे कि one thing you will say that surgery, like if a person is having hypertension and if the wall of the myocardium is increasing, if a person is having hypertension and the wall of the myocardium increases, then it is a good thing because myocyte will also increase, but this is not occurring here। The elderly heart, the myocytes is decreasing
but connective tissue is increasing as they are going older, and moreover there is a deposition of the extracellular amyloid. Amyloid are basically some beta plated sheet or beta plated प्रोटीन. तो उसमें आपको एक तो मायोसाइट नहीं होता है, मायोसाइट्स इवेंचुअली डिक्रीज हो रहा है, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ बढ़ रहा है, उसमें अमाइलॉइड बढ़ रहा है जैसे जैसे अपना ओल्डर एज हो रहा है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो रहा है, और ये बेसिकली हार्ट को स्टिफेंस कर देगा और डायस्टोलिक फीलिंग को डिक्रीज़ कर देगा. फीलिंग कैसे डिक्रीज़ करेगा? एक तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एंड ऊपर से उसमें जो ब्लड है उसको निकाल नहीं पाएगा. अगर पूरा का पूरा ब्लड को नहीं निकालेगा तो फीलिंग भी कम होगा. लाइक एक बाल्टी है, वो बाल्टी पहले ऐसा था, लेकिन कचरा जमते जमते वो बाल्टी इतना हो गया है. अगर पहले बाल्टी 100 ml ब्लड ले पाता था, अगर डायस्टोलिक फीलिंग पहले 100 ml था, अभी वो हो चुका 70 ml. तो डायस्टोलिक फीलिंग भी डिक्रीज हो गया. एंड ये जो कचरा है ये बाल्टी का प्लास्टिक तो नहीं है, तो बाल्टी का पार्ट नहीं है, इसमें बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बेसिकली एक्स्ट्रासेलुलर एमाइलॉइड है. नेक्स्ट, valvular aging changes are major contributor to the significant valvular disease and progressive atherosclerosis, which is strongly aging component, is a major cause of IHG, इस्केमिक हार्ट डिजीज. मतलब कि बेसिकली बोल रहा है कि जैसे जैसे अपना जो वेल्व्स है, वेल्व्स का जैसे जैसे एजिंग हो रहा है, उसमें बेसिकली बहुत सारे वेल्वुलर डिजीज़ हो रहा है. एंड अपना जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें भी एजिंग के साथ उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है एजिंग के साथ, जो कि अगर अपना आर्टरी में ऐसा एजिंग के साथ साथ नैरो डाउन हो जाएगा, ब्लड अच्छे से पहुँचेगा नहीं, तो इट वुड बी द मेजर कॉज. अगर ब्लड अगर हार्ट तक पहुँचा नहीं, उसको बोलते हैं इस्केमिया, तो उसको बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़. अब हम लोग बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी. मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग जितना भी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसको ओवरव्यू देखते हैं, किस किस कॉजेज से क्या क्या हार्ट का बीमारी होता है. टूटा हुआ साजहू में उसका अलग अलग कॉजेस देखते हैं. चैम्बर्स में बीमारी हुआ, इंक्रीज इन द लेफ्ट एट्रियल कैविटी साइड्स, कैविटी साइज का अगर इंक्रीज हुआ मतलब क्या है, अपना वाल कम रहा है. डिक्रीज इन द वेंट्रिकुलर कैविटी साइड, मतलब कि क्या है कि अपना वाल बढ़ रहा है, लेकिन इस वाल में क्या मायोसाइट ज़्यादा होगा? बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू ही ज़्यादा होगा एंड अमाइलॉइड ज़्यादा होगा. सिग्मोइड शेप वेंट्रिकुलर सेप्टम हो रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम बढ़ गया है तो उसमें आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आउटफ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा वेंट्रिकुलर से. बेल में बेसिकली आयोटिक बेल कैल्सिफिक डिपोजिशन हो जा रहा है, डिपोजिशन हो जा रहा है, मोबिलिटी इफेक्ट हो रहा है, अच्छे से बन नहीं हो पा रहा है, अच्छे से खुल नहीं पा रहा है. सेम विद मिट्रल बल्ब, फाइब्रस थिकनिंग हो जा रहा है, लिफलेट का अच्छे से बन नहीं हो पा रहा है, अच्छे से खुल नहीं पा रहा है, वाइबिलिटी अच्छा नहीं है, बकलिंग ऑफ द मिट्रल लिफलेट. देन एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज में डिफेक्ट हो रहा है, प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है, जिसके कारण हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो रहा है. नेक्स्ट इज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम में बेसिकली मायोकार्डियम का मास डिक्रीज हो गया है, फैट डिपोजिशन हो गया है, एट्रोफी हो गया है, यानी कि वाल कम गया है, अमाइलॉइड डिपोजिशन हो गया है. नेक्स्ट आयोटा, आयोटा का डायलेशन हो गया है, या फिर आयोटा का अगर डायलेशन हो गया है तो उसमें उसका लिफलेस में प्रॉब्लम हो सकता है. टॉर्शियस आयोटा हो गया है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन हो गया, अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है. फेलियर ऑफ द पम्प, यानी कि फेलियर ऑफ द पम्प क्या है? पम्प मतलब ऑफकोर्स हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्ट. In most situations, the cardiac muscle contracts weakly and chambers cannot empty properly, so it is called as systolic डिसफंक्शन. अगर कॉन्ट्रैक्शन के लिए डिसफंक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन. अगर रिलैक्सेशन के टाइम पे डिसफंक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन. मतलब कि अगर हार्ट अच्छे से एम्प्टी नहीं कर पा रहा है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन. तो फेलियर, हार्ट फेलियर में एक होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन, मतलब कि हार्ट अच्छे से एम्प्टी नहीं कर पा रहा है. एम्प्टी क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, यानी एक होता है कि कुछ कुछ केसेस में मायोकार्डियम अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए अच्छे से वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं हो पा रहा है, इसको बोलते डायस्टोलिक डिसफंक्शन. एंड आप बोल सकते हो कि ठीक है सर, भले ही फीलिंग नहीं हो पा रहा है तो इट इज़ नॉट सो मच
दिस डज नॉट साउंड सो मच बैड, बट आई हैव सेड यू कि डायस्टोलिक, जब हायर डायस्टोलिक फेज में रहता है तभी हार्ट का कोरोनरी सर्कुलेशन से उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलता है, तो इट इज़ इक्वली बैड और नॉट मोर देन नॉट लेस देन ऑल्सो। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो, लीजन दैट प्रिवेंट वेल्व ओपनिंग, जैसे कि कुछ चीज़ों से अपना वेल्व का ओपनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि एयोटिक वेल्व सिनोसिस वगैरह में हो रहा है, और इंक्रीज वेल्व वेंट्रिकुलर चैम्बर प्रेशर, वेंट्रिकुलर का चैम्बर, वेंट्रिकुलर में ऐसा प्रेशर बढ़ गया है, वेंट्रिकुलर में प्रेशर बढ़ गया है, वेल्व दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है हाँ ओवरवर्क हो जाएगा मायोकार्डियम का। मतलब कि अगर आपका ये है, ये आपका दया है, दया ऐसे निकलता है, दया वापस आता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि दया को ऐसे रूम में बंद कर दिए एंड ऐसे रूम जो है छोटा होते जा रहा है, रूम छोटा होते जा रहा है, ठीक है, तो दया को, और ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा लोहे का दरवाज़ा बना दिया, तो आपको उस दया को ऐसा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से निकल पाए, ठीक है, तो इसमें मायोकार्डियम का ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड इज दैट रिगर्जिटेशन ऑफ द फ्लो, अगर उसमें वेल्वुलर पैथोलॉजी यानी कि डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज एंड वेल्व, मतलब तो पता ही हार्ट का वेल्व, अगर वेल्वुलर पैथोलॉजी यानी कि वेल्वुलर डिजीज हुआ तो जिसके लिए ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड हुआ, जिसके लिए हमारा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा पल्मोनरी कैपिलरी में, जिसका चैम्बर इफेक्ट हो जाएगा। शंटेड फ्लो, डेवलपमेंट एंड एबनॉर्मलिटी के कारण में, फिर एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटी के कारण में अगर कोई सा शंट अपना बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है तो कि एक चैम्बर से दूसरा चैम्बर तक इनएप्रोप्रिएटली लेके जा रहा है ब्लड को, तो उसमें फिर बोइलरमैन प्रेशर डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक कंडक्शन, अनकोऑर्डिनेटेड कार्डियक इम्पल्स, या फिर अपना जो है कार्डियक इम्पल्स ब्लॉक हो गया है पाथवे को, जिसके लिए अरिथमिया हो जाएगा, या फिर स्लो कंडक्शन हो जाएगा अरिथमिया के कारण, या फिर अच्छे से पंप भी नहीं कर पाएगा। अगर कंडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, उसमें अच्छे से कोऑर्डिनेटेड कंट्रक्शन नहीं कर पाएगा। रप्चर ऑफ द हार्ट मेजर वेसल, गोली लग गई किसी को कट गया, जिसके लिए हार्ट का मेजर वेसल यानी कि एओर्टा में हो गया, या फिर सुपीरियर वेना कावा में हो गया, पल्मोनरी आर्टरी में हो गया, उनमें अगर रप्चर हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, हाइपोटेंसिव शॉक होगा, डेथ होगा, एंड उसमें हार्ट में इतना ब्लड पहुंचेगा ही नहीं है, फिर जितना ब्लड पहुंचेगा उतना ब्लड बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए हार्ट फेलियर हो जाएगा। अभी किसी पैथोलॉजी में आता है, जितना भी हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज हम लोग पढ़ते हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों आता है, दोनों सिग्नलिंग पाथवे को एंड कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का डेवलपमेंट भले ही जेनेटिक फैक्टर में डिपेंड करता है, बट इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर किसी को इंजरी हुआ देन उसका रिकवरी दो चीज़ में डिपेंड करेगा, एक तो उसका जेनेटिक फैक्टर में, एक उसके एनवायरमेंटल फैक्टर पे। अगर किसी मदर को कुछ जेनेटिक फैक्टर है, लाइक उसको कुछ वेल्वुलोपैथीज है, देन उसका वेल्वुलोपैथीज कितना सीवियर होता है या फिर कितना सीवियर नहीं होता है, इट विल डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग द मदर इज टेकिंग ड्यूरिंग द लैक्टेशन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, व्हाट इज मदर इज ईटिंग, हाउ हेल्दी मदर इज, हाउ इज द डाइट ऑफ द मदर। अगर जेनेटिकली किसी को वेल्वुलोपैथीज है, जेनेटिकली किसी का हार्ट को एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि उसके बच्चों को भी होगा, पर कितना सीवियरली होगा, इट्स डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द जेनेटिक फैक्टर एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर, ब्यूटीफुली रिटन हेयर। नेक्स्ट थिंग है कि both the genetic factor and the environmental factor will play a signaling pathway that affect the survivability of the myocyte, and उसके बाद उसका जो इफेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में, या फिर बायोकेमिकल स्ट्रेस में, ये दोनों चीज़ हमारा जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करेगा। हमारा जो पैथोजेनेसिस है बहुत सारे कंजेनिटल हार्ट डिजीज के, तो हमारा ऑब्वियसली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को इंक्लूड करता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर से मॉडिफाइड होता है। लाइक एक बच्चे को जेनेटिक फैक्टर है जो कि पैथोजेनेसिस से कुछ डिजीज़ का, बट
दूसरे बच्चे को भी सेम जेनेटिक फैक्टर है, बट दोनों का मॉर्फोजेनेसिस यानी कि दोनों का हार्ट किस तरह से डेवलप्ड होगा इन फ्यूचर, कितना एक्सटेंट तक वो डिजीज होगा, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी। मोreover genes that control the development of the heart may also regulate the response to various form of injury इंक्लूडिंग एज। जो जीन्स है, लाइक मेरे हार्ट में कुछ टाइप ऑफ जीन्स है, वो इंजरी का रेस्पॉन्स कैसा होता है उसमें भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि माई जीन्स आर सो सुपीरियर क्योंकि मैं हार्ट को कुछ इंजरी हुआ तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, मैं ऐसे ठीक हो जाऊँगा। सिमिलरली कोई ऐसा पेशेंट हुआ उसका जीन्स उतना सुपीरियर नहीं है, उसमें हार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको हमको अलग टाइप से केयर करना पड़ेगा। जैसे मोर ओवर सबटाइटल पॉलीमॉर्फिज्म कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द रिस्क ऑफ मेनी फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज। मतलब कि अगर किसी को ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म है, लाइक उसका जीन्स में कुछ पॉलीमॉर्फिज्म है, उसका जीन्स अलग है, उसका जीन्स इंफीरियर है, रिसेसिव है, तो बेसिकली इट वुड बी रिस्क फॉर मेनी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। A number of adult onset heart disorder have fundamentally genetic basis। मतलब कि बहुत सारा फंडामेंटली हार्ट डिजीज हमारे जेनेटिक बेसिस में होता है। थस कार्डियोवास्कुलर जेनेटिक्स प्रोवाइड ए इम्पॉर्टेंट विंडो ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ द हार्ट डिजीज एंड मोलिकुलर डायग्नोसिस आर इंक्रीजिंगली एक क्रिटिकल पार्ट ऑफ इस क्लासिफिकेशन। मतलब कि कार्डियोवास्कुलर जेनेटिक्स हमारा इम्पोर्टेंट विंडो देता है कि पैथोजेनेसिस यानी कैसे वो बीमारी स्टार्ट हुआ, एंड उसका सिमिलरली उसका मोलिकुलर डायग्नोसिस एक क्रिटिकल पार्ट हो गया उसके क्लासिफिकेशन के लिए। हैंस हमको अगर किसी का हार्ट डिजीज में अगर हमको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी करना है, वी शुड नो द डेवलपमेंटल, वी शुड नो द जेनेटिक्स, वी शुड नो इस मोलिकुलर डायग्नोसिस, उसका डीएनए लेवल का क्लासिफिकेशन हम लोग पता कर सकते हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं। उतना अगर हम लोग डीप में अगर जाएंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड द एडल्ट ऑनसेट ऑफ द हार्ट डिसऑर्डर एंड उसका जेनेटिक बेसिस भी। हैंस द कार्डियोवास्कुलर जेनेटिक्स प्रोवाइड अस इम्पोर्टेंट विंडो कि जेनेटिक्स हमको ये बता देगा कि उसका जो डिजीज़ हुआ है उसका कैसे डिजीज़ हो रहा है हार्ट का, एंड उसमें हमारा क्लासीफाई करने में हमारा जो उसका मॉलिकुलर डायग्नोसिस, उसका डीएनए आरएनए, वो सब हमारा उसका हेल्प करेगा कि उसका क्लासीफाई करने में। तो यही तक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट। थैंक यू।